टॉपिक का नाम है स्केबीज या खारिश की बीमारी। इसका हाई इंसिडेंस अभी हमें अगले 4 महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेटेड बड़ी कंजस्टेड है और कंबाइंड लिविंग बड़ी कॉमन है। ये एक छोटा सा कीड़ा है, जैसे एक पिन का नोक होती है, ये उससे भी छोटा है और इसे आंख से देखना मुश्किल है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। ये क्रीमी से कलर का माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आता है और इसकी बाकायदा टांगे होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और एक एस्थेटिक फिजिशियन भी। आज का टॉपिक इस वेदर के हिसाब से, विंटर सीजन के हिसाब से एक इंतहाई अहम टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्केबीज या खारिश की बीमारी। तो ये इसका हाई इंसिडेंस अभी हमें अगले 4 महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेटेड बड़ी कंजस्टेड है और कंबाइंड लिविंग बड़ी कॉमन है। तो इसका रेशो जो है वो काफ़ी ऊपर चले जाएगी और ये काफ़ी तकलीफ दे अमर होता है फैमिलीज़ के लिए। पूरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है और समटाइम ट्रीटमेंट पूरा सही तरह से नहीं हो रहा, या अगर हो गया तो दोबारा से स्केबिस शुरू हो जाती। तो मैं आज की वीडियो में इन सवालात का और इन अहम कॉर्नर्स ऑफ नॉलेज जो इससे रिलेटेड है, इनको कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आते हैं जी, इसकी जो रीज़न है वो एक छोटा सा कीड़ा है जिसको आप माइट कह सकते हैं। सार्कोप्टिस केबियाई ये नाम है इस माइट का। और ये एक छोटा सा कीड़ा है, जैसे एक पिन का नोक होती है, ये उससे भी छोटा है और इसे आंख से देखना मुश्किल है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। ये क्रीमी से कलर का माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है और इसकी बाकायदा टांगे होती हैं। ये बेसिकली आपको इन्फेस्ट करता है स्किन की ऊपर की लेयर के अंदर, टनल्स बना देता है। ऊपर की लेयर एपिडर्मिस के अंदर टनल्स बनाता है, छोटी छोटी बारीक टनल उसमें रिजाइड करता है। उसमें ये अपना डेंडर या फुजला खारिज करता है, जो कि क्वाइट इरिटेटिंग होता है टू द ह्यूमन बीइंग। और उसके अलावा वहाँ पे वो अंडे देता है, जिसको ओवम की स्टेज कहते हैं। फिर उसको ओवम जो है वो डेवलप होकर निम्फ में कन्वर्ट होता है। निम्फ जो है वो अडल्ट माइट में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर एपिडर्मिस में आपको इरिटेशन का बायस बनता है। ये तो इसके रीज़न था। अब इसके स्टैट्स की तरफ आएँ तो वहाँ जहाँ हाइजेनिक कंडीशन बहुत अच्छी हैं और हेल्थ पैराडाइम जो है वो बहुत एडवांस लेवल के हैं, वहाँ पे भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ये 10% के अराउंड पाया जाता है, लाइक यूके में या यूएसए में। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो छोटे होते हैं, बच नहीं सकते, उनका मिक्सअप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, फैमिली में भी होता है। यूजुअली वो किसी के साथ लेटना पसंद करते हैं या कोई उनको उठाना पसंद करता है। और स्कूल में भी मिक्सअप गैदरिंग्स उनकी ज़्यादा होती हैं, तो सो उनके अंदर इसका इंसिडेंस बहुत हाई चला जाता है। और अब हमारे यहाँ पे इसके इंसिडेंस विंटर सीजन में वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा अभी। तो उस ये तो है इसकी रीज़न। अब आते हैं कि ये प्रेजेंट कैसे करता है, इसकी अलामतें क्या होती हैं। जनरली हमारे पास जब पेशेंट आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हिस्ट्री जो होती है वो उसके इचिंग की होती है। पर्टिकुलरली रात को जब जिस्म गर्म हो जाता है या कोई चीज़ ऊपर ले लेते हैं, तो वो रात को ज़्यादा फील, लाइक आप क्विल्ट ले लेते हैं, ब्लैंकेट ले लेते हैं, तो रात को जिस्म गर्म होता है तो ये जो माइट है ये थोड़ा सा मूव करती है, उस वजह से भी इरिटेशन ज़्यादा होती है। तो ये रात को इसकी सिम्टम वर्स हो जाती है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, अगर डिडक्टिव डायग्नोसिस करनी है तो उसके लिए एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है। सेकेंडली रैश बनता है, जो रेड होता है, छोटा सा पस्ट्यूल बन सकता है, छोटा सा पेप्यूल बन सकता है और वो रैश की शक्ल में होता है। वो यूजली रेड और देन लाइट वायलेट की तरफ वो जाता है रैश इसका। और ये काफ़ी इची होता है, पूरी बॉडी पे हो सकता है। और इसकी जो फेवरेट प्लेसेस होती हैं वो आम तौर पे उंगलियों के, हाथ की उंगलियों के दरमियान है, फिर रिस्ट की अंदर वाली साइड है, फिर पाम है, सोल्स हैं, हमारी कोहनियों की अंदर वाली साइड है, बॉडी के ऊपर हमारे निपल्स के अराउंड है, जेनेटेलिया के एरियाज़ हैं, वहाँ पे है जहाँ पे फोल्ड्स हैं, अंडर आर्म्स बड़ा कॉमन है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये या तो सिंपली वो छोटे पेप्यूल्स की शक्ल में आएगा या वहाँ पे थोड़ा पस पड़ जाएगा, उसको पायोस्केबिस भी बोलते हैं। और उसमें वो पस के तौर पे वो सामने आएगा और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा पी रेशा पड़ा हुआ है, जिसके लिए में भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम 4 to 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स, 6 डेज़ के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये एक और किस्म है जो बड़ी रेयर है, जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंट लोग आते हैं, यानी जिनके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत कमज़ोर होता है।
वो है नॉर्वेजियन स्केबीज, उसको क्रस्टेड स्केबीज भी कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े क्रस्ट बन जाते हैं, यानी तहें बन जाती हैं क्रस्ट की बॉडी के ऊपर, जैसे जख्मों के ऊपर क्रेंड आता है तो वो क्रेंड टाइप चीज़ें बनती हैं, और इनमें मिलियंस ऑफ पैरासाइट जो है वो मौजूद होते हैं। जबकि नॉर्मली 10 से 15-20 माइट्स होती हैं एक इंसान के अंदर जो ये सारा सिम्टम्स पैदा कर रही होती है, लेकिन इनमें मिलियंस होते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे आगे जा करके उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इसमें अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमने डायग्नोज करना है इसको, जैसा मैंने गुजारिश कर दी है कि ये अलामतें हैं या कौन से एरिया ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होते हैं, वहाँ से देख करके जो डॉक्टर है आपका वो इसको डायग्नोज करता है। और अब ट्रीटमेंट की तरफ आए तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है वो परमेथ्रिन है। 5% परमेथ्रिन जो है वो 2 महीने से अबव तमाम लोगों को दी जा सकती है, अनटिल अनलेस के उसके साथ कोई रिएक्शन रिपोर्ट हो जाए, फिर तो आप ऑब्वियसली उसको चेंज करेंगे, विड्रॉ करेंगे और फिर चेंज करेंगे। और ये सेफ मेडिसिन है, इसकी एप्लीकेशन ओवरनाइट होती है, 8 to 14 आवर्स इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत मसला पड़ता है, लोग लगाते हैं उस एरियाज़ पे लगा देते हैं जहाँ पे सिर्फ खारिश हो रही थी, उस एरिया पे लगा देते हैं जहाँ पे लगाते ही नहीं है, जहाँ पे उसको खारिश नहीं हो रही वहाँ पे लगाते नहीं है। और सेकेंडली उसका टाइम पूरा नहीं करते। और इसके लगाने का तरीका ये होता है कि नहा करके लगाया जाए फर्स्ट पहले दिन के ऊपर, इसे गर्दन से यानी सर से नीचे से लेके पाँव के नीचे तलवों तक जाया जाए, वहाँ पे भी इसकी माइट्स बच जाती है। और कोई एरिया स्पेयर ना किया जाए, अगर एरिया स्पेयर करेंगे तो वहाँ की जो माइट है वो दूसरी जगह फिर ट्रांसफ़र होकर उस इंसान को री इन्फेक्ट करेगी। तो ये बड़ी कॉमन यहाँ पे मैं गलतियाँ नोट की जाती है हमारी प्रैक्टिस में कि माएँ सही तरह से लगाती नहीं, उन्हें पता नहीं होता कितने घंटे लगाना चाहिए इसको और किस तरह लगाना चाहिए। ये चीज़ें ज़हन में रखें कि इस तरह से लगाना है, इतने घंटे लगाना है, बॉडी का सारा हिस्सा जो है गर्दन से लेकर के तो पाँव के नीचे तक। और फिर अगले दिन आपने अपना जो ड्रेस है नाइट का वो, और आपकी बेड शीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट, क्विल्ट्स, इनके कवर, ये सारे आपने धोने होते हैं। और इनको धो करके आप इनको उल्टा सीधा दोनों साइडों से प्रेस करें, खासतौर पे इसकी सिलाइयों के ऊपर प्रेस करें जहाँ पे इसकी माइट या ओवम वगैरह वो फंसे रह जाते हैं समटाइम। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। और इसको यूजली 2 रात या 3 रात के लिए लगवाया जाता है। वैसे तो इसकी बहुत अगर माइल्ड शक्ल है और घर में बहुत ज़्यादा वो फैली हुई बीमारी नहीं है और लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री नहीं है तो एक एप्लीकेशन भी नाइट के लिए सफिशिएंट हो सकती है। लेकिन यूजली हमारी सोसाइटी में हमने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो हमने 2 या 3 रातों के लिए देना पड़ता है। एंड इट गॉट टू बी रिपीटेड, इसको दोबारा लगाना चाहिए फिर 1 हफ्ते के बाद, दोबारा फिर 2 नाइट्स के लिए लगवाना चाहिए। अदरवाइज जो माइट्स बच गए थे या ओवम बच गए थे वो दोबारा री इन्फेक्ट करेंगे और दोबारा तकलीफ वो शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से बेंजाइल बेंजोएट है 25%, वो इसका अल्टरनेटिव है। सल्फर सोल्यूशंस भी यूज़ होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ में, अंडर 2 मंथ के जो हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। पैरामीटर यही है लगाने का, टाइमिंग्स यही है। और अगर साथ इचिंग बहुत ज़्यादा है या नाइट पे आप एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा इचिंग है तो 2 टाइम्स अ डे भी आप एंटीहिस्टामिन्स उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर पस या पस्ट्यूल्स बन गए हुए हैं, पायोस्केबीज है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक जैसे मैंने पहले भी गुजारिश किया कि 5 to 7 डेज़ के लिए उसे दिया जा सकता है। इसके सोप्स हैं, शैम्पूज भी हैं, जनरली उनमें स्केबिसाइड एलिमेंट्स डाले जाते हैं, थोड़ा 1% तक सैलिसिलिक एसिड भी होता है जो स्किन को थोड़ा साफ़ कर देता है, डेड सेल उठा देता है ताकि माइट तक उन स्केबिसाइड की एक्सेस आसान हो सके। अब एक बहुत अहम मेडिसिन की तरफ मैं आ रहा हूँ जो कि पैरासाइट को मारने के लिए है, वो आइवरमाइट है। ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल 6 mg की स्ट्रेंथ में आती है। तो इसकी सिंगल डोज काफ़ी होती है। इसको 5 साल से 12 साल की एज तक हम जनरली 1 टैबलेट देते हैं, 12 से 18 साल तक 2 टैबलेट्स देते हैं, 18 एंड अबव इसको 3 टैबलेट देते हैं। तो ये सिंगल डोज होती है। वैसे प्रिकॉशनरी थोड़ा इससे समटाइम वॉमिटिंग का एहसास होता है तो हम कहते हैं कि इसको एम्प्टी स्टमक ले लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर थोड़ा गैप दे के 1 घंटे का गैप ले करके दे दिया जाए तो ये भी ज़्यादा समटाइम हेल्पफुल होता है कि पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सामने ना आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी रिपीट करना चाहिए 15 दिन के बाद। और अब इसकी प्रिवेंशन की तरफ अगर हम आएँ तो प्रिवेंशन में ज़रूरी है कि आप माएँ जो हैं वो नोट करें बच्चों को, अगर इचिंग हो रही है, ख़ारिश शुरू हो रही है तो उनको फ़ौरी तौर पे वो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको डायग्नोस करवा लें। तो ये भी एक प्रिवेंशन में आता है। और सेकेंडली ये है कि जो बाकी लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं घर में,
उनको प्रिवेंट करें, उनको आप सोने के बेड्स उनके अलहदा करें, उनका फिजिकल कांटेक्ट जो है वो पेशेंट से कम कर दें, मिक्सअप ना होने दें, अलहदा से सार उनके चीज़ें कर दें, तो उससे भी जो रेस्ट ऑफ द फैमिली है वो बच जाती है। लेकिन हम प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस में ये करते हैं कि जब हम दूसरे पेशेंट को एक प्रॉपर रेजिमेंट दे रहे होते हैं ट्रीटमेंट का, तो हम ये जो पोटेंशियल केसेस होते हैं घर में जिनमें पॉसिबल होता है कि ये माइट ट्रांसफ़र हो गया हो, क्योंकि ये माइट का एक बड़ा मसला ये कि जब ये ट्रांसफ़र होता है तो ये फॉरन इचिंग नहीं शुरू कर सकता। ये अप टू 6 वीक्स तक समटाइम ये ले जाता है कि उसको इचिंग स्टार्ट हो। लिहाजा एक शख्स है घर में, वो कहता है इन्फेक्टेड है, दूसरा जो है वो कहता है कि मुझे तो इचिंग नहीं है, मैं क्यों ये इस ट्रीटमेंट में एंटर हो जाऊं, या मैं कोई प्रिवेंटिव तौर पे कोई मेडिसिन क्यों इस्तेमाल करूं। तो ये उसकी आर्गूमेंट गलत होती है, इसलिए कि इसकी इचिंग जो है वो सिम्टम जो है वो डिले हो सकती है। इसलिए हम बेसिकली ये करते हैं कि एक घर में जब एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या दो को ट्रीट कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द पीपल जो जिनमें इचिंग नहीं है, उनको भी हम एक रात के लिए परमेथ्रिन का लोशन जो है वो एडवाइस कर देते हैं कि सारी फैमिली एक ही दिन शुरू करें, बाकी लोग कंटिन्यू करें 2 या 3 जैसे हम एडवाइस करते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो एक रात करके फिर छोड़ दें, और फिजिकल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कम से कम कर दिए जाए। ये इसकी प्रिवेंशन है।